तो अब हम लोग इवोल्यूशन के टॉपिक में बात करेंगे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। हम उस इतिहास को, उस हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे जिसके द्वारा होमो सेपियंस सेपियंस आज की डेट में हमारे सामने है। यानी हम सभी दुनिया में कैसे आए, हमें उसके बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम शुरू से ही जानते रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं एप से है। एप जो मंकी से थोड़ा और एडवांस हुए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए होमिनिड आया और उससे आगे बढ़ते हुए ह्यूमन का इवोल्यूशन बढ़ा। इसमें एक खास बात ये रही कि आप कभी भी ह्यूमन के इवोल्यूशन को समझना चाहते हैं और इसमें जानना चाहते हैं कि इस दौरान क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए, तो टेक्निकल पॉइंट्स को आप बाद में समझिएगा। पहले आप फिजिकली आप देखना चाहें तो आप किसी चिंपैंजी को देखिए। चिंपैंजी और इंसानों के बीच में अगर आप अंतर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके लोअर लिम्स छोटे होते हैं, फोर लिम्स बड़े होते हैं। इंसानों में क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन की प्रोसेस में क्या हुआ कि जब जमीन पर चारों लिम्स की मदद से चलने की जब टेंडेंसी कम की गई, जब ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के दौरान जब इरेक्ट पोस्चर आया, तो उस समय धीरे धीरे लोअर लिम्स का लेंथ बढ़ा। इतना ही नहीं, ये जो हाथों में पकड़ने की टेंडेंसी आई, इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम का शेप एस शेप हो गया। तो इस तरीके के इवोल्यूशनरी प्रोसेस चले। चेहरे में बनावट में अंतर आया। आप किसी चिंपैंजी के चेहरे और अपने चेहरे में जब आप अंतर देखेंगे तो आप देखेंगे कि फेस फ्लैट हो गया, नोज प्रोमिनेंट हो गए, लोअर चिन्स, आप यहां चिन्स को देखें तो ये काफी प्रोमिनेंट हो गए। इसी तरीके से यहां पर रिजेस यहां डेवलप हुए। सोचने और समझने की क्षमता, ये ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। लगातार इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ब्रेन की कैपेसिटी में अंतर आता गया। इसमें देखा गया कि एक नियोकॉर्टेक्स का रीजन, जैसा कि एक पहले पैलियो कॉर्टेक्स का एक पार्ट होता था ब्रेन में, उसके अलावा एक नया नियोकॉर्टिकल रीजन डेवलप होना शुरू हुआ। इसी तरीके से टेम्पोरल रीजन में, प्री फ्रंटल रीजन में ब्रेन के जो डेवलपमेंट के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। इतना ही नहीं, ब्रेन के भीतर गायराई और सल्साई जो होते हैं उसके फोल्ड्स भी ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हुए। तो ब्रेन की कैपेसिटी नहीं बढ़ी, ब्रेन के भीतर न्यूरॉन्स के नंबर भी बढ़े। तभी तो गायराई और सल्साई की फोल्डिंग कुछ ज्यादा और ज्यादा डेंस हो गई। इतना ही नहीं, मैंने बताया ना कि ब्रेन के कुछ हिस्से ज्यादा बढ़े, जैसे प्री फ्रंटल जो रीजन था, टेम्पोरल रीजन है, पेराइटल रीजन है। ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुछ खास हिस्सों के बारे में जब साइंटिस्ट कहते हैं तो उसमें पता चलता है कि टेम्पोरल रीजन कुछ ज्यादा डेवलप हुआ इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, प्री फ्रंटल रीजन ज्यादा डेवलप हुआ। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस में कुछ चीजें कम भी हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें ऑल्फैक्टरी यानी सूंघ करके जो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को समझने के लिए जो एक एडाप्टेशन था, वो धीरे धीरे इंसानों में कम हुआ है। आप देखते होंगे डॉग्स, ये उनके भीतर ऑल्फैक्टरी रीजन ज्यादा डेवलप्ड है। हमारे भीतर ऑल्फैक्टरी जो रीजन है ब्रेन का वो कम डेवलप है। तो इन सारी चीजों से हम समझ पाते हैं कि नेचर ने अपने हिसाब से इवोल्यूशन की एक प्रोसेस अपनाई और उसमें कुछ खास हिस्सों को उसने रिग्रेस भी किया है। जैसे सूंघने की क्षमता हमारे में कम है, हमसे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उसमें कहीं ज्यादा था। तो अब हम बात करेंगे उस हिस्ट्री की जहां से एप से ह्यूमन धीरे धीरे डेवलप हुआ। कैसे डेवलप हुआ, कितने समय पहले हुआ होगा, इस सारे टाइम पीरियड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ब्रेन की कैपेसिटी को हम देखते हुए चलेंगे। हम देखेंगे कि कब इंसान चार पैरों या फोर लिम्स की मदद करने की मदद से चलने की बजाय इरेक्ट होकर के चलना शुरू किया। आखिर आग की खोज करने से उसे फायदा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने सोशल लाइफ जीना शुरू किया। इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि अगर इवोल्यूशन की प्रोसेस आगे बढ़ रही है तो हमारे बाद क्या हो सकता है, हमारे बाद का जो फ्यूचर का जो ह्यूमन होगा वो कैसा होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। यहां पर एक बात आपको समझना जरूरी है कि मैंने, हालांकि एनसीईआरटी का जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हीं से हमने डेटा यहां पर लेकर के एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश किया है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है इसको आप नोट करें और एक काम और करिएगा। एक बात आप समझ लीजिए कि डार्विन का जो थियरी था वो चीज यहां पर
एग्जैक्टली फॉलो होती है। ऐसा नहीं था कि एक ह्यूमन का जो एंसेस्टर पूरी तरह खत्म हो गया तब कोई दूसरा आया, ऐसा नहीं रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक एंसेस्टर और दूसरा एंसेस्टर साथ साथ रहे, उस ड्यूरेशन के दौरान दोनों एंसेस्टर साथ साथ रहे, लेकिन चूंकि जो बेकार रहे या जो बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशन में ज़्यादा बेहतर नहीं थे, वो धीरे धीरे हटते चले गए। और उन लोगों ने जो ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी शो कर सकते थे या उसके बदले हुए इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते थे, उनकी संख्या बढ़ती चली गई। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक एंसेस्टर से अगला एंसेस्टर आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक एंसेस्टर पूरी तरह खत्म हो गया फिर अगला एंसेस्टर आया, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। कई बार एंसेस्टर साथ साथ रहे हैं, तो इसलिए डेटा कहीं बार आपको आगे पीछे मिल जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का जो ड्यूरेशन है वो भी अप्रॉक्सीमेट है। जो हम बात कहते हैं कि ये ज़्यादा था, इस आधार पे हम टाइम ड्यूरेशन में कहते हैं कि ये पर्टिकुलर ह्यूमन एंसेस्टर इस ड्यूरेशन में था, इसका मतलब दूसरा नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वो भी रहा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे हटता चला गया और उसकी जगह इसने लिया, फिर कोई और आया। इसीलिए जो हम एवोल्यूशन की प्रोसेस पढ़ें वो लगभग ह्यूमन एवोल्यूशन पर भी फॉलो होता है। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। समय, एवोल्यूशन और जो ह्यूमन का जो एंसेस्टर था उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उन सारी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी इंफॉर्मेशंस मैंने यहां नोट की हैं उन सारी चीजों को आप फोकस करें, उन सारी चीजों को पढ़ें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैमरे के माध्यम से उन हिस्से को ज्यादा क्लोज व्यू में आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। यहां पर समय था 15 मिलियन ईयर्स पहले की बात थी, जब एप लाइक कुछ लाइफ देखने को मिला जिसमें धीरे धीरे एवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे थे। चिंपैंजी के जैसे कुछ एप लाइक ड्रायोपिथेकस इस धरती पर उस समय प्रोमिनेंट थे। उसी दौरान रामापिथेकस जो कि मैन लाइक एप था। अब इन दोनों में अंतर क्या था? ये ड्रायोपिथेकस जो कि काफी हद तक एप लाइक अपनी लाइफ जीता था, वहीं रामापिथेकस का जो इवोल्यूशनरी प्लान था वो काफी हद तक मैन की ओर इंक्लाइंड था, इसलिए हम इसे कहते हैं मैन लाइक ऐप, जबकि ड्रायोपिथेकस को हम कहते हैं ऐप लाइक। तो ये कॉमनली क्या था, इसमें एक फीचर ये था कि ये ऐप के जैसा था और ये मैन के जैसा था। रामा से आप याद कर सकते हैं राम, उससे आप इसे जोड़ सकते हैं रामापिथेकस। इन सभी के साथ अभी ये ऐप ही थे, अभी इंसान नहीं थे, ये ऐप थे, बंदरों के जैसे थे। ड्रायोपिथेकस के बारे में कुछ बुक्स में मिलता है कि ये कॉमन एंसेस्टर आप इसे कह सकते हैं। आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये एप जैसा ही है, क्योंकि ये एप जैसा तो था लेकिन कुछ मैन जैसे फीचर्स भी शो करने वाला ये था, लेकिन उतना बेहतर मैन जैसा नहीं था कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाला जितना रामापिथेकस था। तो मैंने आपको बताया ना कि ड्रायोपिथेकस के बाद फिर रामापिथेकस आया। क्यों? क्योंकि अगर हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस में बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये अब इंसानों की ओर ज्यादा बढ़ रहा था। अब इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो हम एक बात आपको बताएं कि बंदरों में भी जब हम अलग अलग तरीके के बंदर्स की मंकीज की जब हम बात करते हैं, एप्स की बात करते हैं, तो उसमें आप समझें हमारे ज्यादा करीब चिंपैंजी रहे हैं। गोरिल्ला के कंपैरिजन में, ओरंगुटान के कंपैरिजन में चिंपैंजी हमारे ज्यादा करीब रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंपैंजी जैसे ऐप थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये हैरी होते थे और ये चिंपैंजी के जैसे उस समय चलते थे। तो ये कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म्स थे जो 15 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर देखे गए। इसमें रामापिथेकस मैन के जैसा और ड्रायोपिथेकस ऐप के जैसा था, लेकिन इसको हम एक दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि ये ऐप और मैन दोनों के जैसा कॉमन एंसेस्टर आप इसे कह सकते हैं। इसी दौरान अब धीरे धीरे प्राइमेट्स आए। प्राइमेट्स जिसके बारे में आइडिया लगता है 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो, 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले मैन जैसे प्राइमेट्स इस धरती पर चले होंगे, क्योंकि उनके फॉसिल्स देखे गए हैं जो लगभग 4 फीट हाइट के थे। इनके साथ एक चीज थी कि बहुत लंबे तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सीधा चलने की कोशिश किया। और मैंने आपको बताया ना, हमारी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में यह बात हुई है, हमारे इवोल्यूशन की प्रक्रिया में हुआ कि पहले हम 4 लिम्स की मदद से जिस तरीके से जमीन पर चलने की जो टेंडेंसी थी वो धीरे धीरे बदली। अब ये चारों लिम्स, 4 लिम्स का मतलब ये नहीं कि आप ये समझें 4 मींस 4 लिम्स,
की मदद से जमीन पर चलते थे। बाद में क्या हुआ, जो अपर लिम्ब है उसका इस्तेमाल अब चीजों को ग्रास्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, ज्यादा स्किल्ड एक्टिविटीज के लिए अब इस्तेमाल किया जाना था इवोल्यूशन में, इसलिए इसका महत्व था। जो मैन लाइक प्राइमेट्स देखे गए थे, कब देखे गए? 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले देखे गए। क्या खास बात थी इनको, इनके साथ जब देखा गया इनके फॉसिल्स को, तो ये इनके फॉसिल्स से इनकी जब हाइट देखी गई तो बहुत लंबे नहीं थे, लगभग 4 फीट के अराउंड थे और ये धरती पर सीधे चले थे। इसके बाद बात आती है अगले इवोल्यूशनरी प्रोसेस की। 2 मिलियन ईयर्स पहले देखा गया कि कुछ ऐसा लाइफ फॉर्म आया जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, जो सीधे तौर पर कनेक्टिंग लिंक माना जा सकता है मैन और एप का। आप समझें, ये मैन और एप का कनेक्टिंग लिंक, एंसेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, एंसेस्टर अलग चीज है, कनेक्टिंग लिंक अलग चीज है, ये ज्यादा क्लोज है। समझ रहे हैं आप? ये एंसेस्टर वाली जो बात मैंने ड्रायोपिथेकस के लिए बोला वो अलग बात है, ये कनेक्टिंग लिंक की जो मैं बात कह रहा हूं ये अलग बात है। ये कनेक्ट कर रहा था, अब धीरे धीरे एप से इंसानों की ओर इवोल्यूशन बढ़ रहा था। इसको नाम क्या दिया गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका साइंटिफिक नेम कहा जाता है होमो हेबेलिस। ठीक है, तो ये ईस्ट अफ्रीका में रहता था और इसके साथ खास बात यह थी कि इसने अपने आप को बचने के लिए अब इसके पास ब्रेन का अब इसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? ब्रेन का। इसने स्टोन के वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके ब्रेन की साइज, ब्रेन की जो कैपेसिटी थी वो 650 to 800 सीसी इसकी ब्रेन की कैपेसिटी थी। ये कितने समय पहले इस तरीके का लाइफ आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब देखे गए? ये 2 मिलियन ईयर्स बिफोर ऐसा इनकी प्रेजेंस इस धरती पर थी। इन्होंने स्टोन के वेपन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन आप बात समझें, अभी भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये वेजिटेरियन थे। ऐसा लगता है कि आग की खोज ने फायर के बारे में जब पता चला उसके बाद इवोल्यूशन और फूड के जो फूड हैबिट्स थी वो काफी जबरदस्त तरीके से बदलाव लाई। फायर की खोज अभी हुई नहीं थी, बस ये था कि अब धीरे धीरे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही थी। तो इन ह्यूमन इवोल्यूशन में इनके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जब हम लाइफ फॉर्म को देखते हैं, उनके फॉसिल्स को देखते हैं, इनकी एक्टिविटीज को देखते हैं, तो दांतों की बनावट से पता चल जाता है कि ये वेजिटेरियन रहे होंगे या नॉन वेजिटेरियन रहे होंगे। तो इनके फॉसिल्स की स्टडी करने पर यह पता चला कि ये फ्रूट खाते थे, वेजिटेरियन थे, लेकिन इन्होंने स्टोन के वेपन्स का इन्होंने इस्तेमाल किया होगा, ये हमें पता चलता है। तो ये स्टोन का इस्तेमाल करते थे, फ्रूट्स खाते थे, ये ह्यूमन लाइक थे, इंसानों के जैसे थे और इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी थी। लेकिन ये मीट नहीं खाते थे। ये क्या खाते थे? फ्रूट खाते थे। बात समझ रहे हैं आप? ये क्या खाते थे? फ्रूट खाते थे। ये मीट ईटर्स नहीं थे। आप जानते हैं ना, मीट के लिए एक खास बात जुड़ी हुई है। फायर की खोज हो जाने के बाद ही मीट के बारे में या फिर नॉन वेजिटेरियन जो फूड हैबिट थी वो शुरू हुई। इसके पहले नहीं था, उसके पीछे कारण भी है। आप देखेंगे फायर के बाद ही मीट को पका पाना पॉसिबल था। डाइजेशन की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जब फायर की खोज हुई उसके बाद इंसानों ने नॉन वेजिटेरियन फूड हैबिट को एक्सेप्ट किया और फायर की खोज से ये हुआ कि उन्हें जो वाइल्ड लाइफ, जो डेंजरस वाइल्ड लाइफ थी, उनसे भी बचाव का आइडिया मिला। तो इसलिए फायर ने आगे चल करके बहुत सारे इंसानी मीन्स जो लाइफ थी, ह्यूमन का जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस था, उसमें बहुत बड़ी मदद फायर का था। अभी फायर की खोज नहीं हुई थी। सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या इंपॉर्टेंस दिया जाए? तो इसने स्टोन के वेपन का इस्तेमाल किया। ये वेजिटेरियन था, ये बात है। इसके साथ हम और क्या शब्द जोड़ सकते हैं? ये ह्यूमन लाइक होमिनिड था। बात समझ रहे हैं? ये ह्यूमन लाइक होमिनिड था। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अभी भी ह्यूमन लाइक होमिनिड हम कह रहे हैं। इस शब्द को आप नोट करेंगे और जो भी चीजें मैंने बोला है इसी तरीके से आप कॉलम में आप बना करके चलेंगे। ठीक है, मैंने आपका समय बचाने के लिए मैं सारे इंफॉर्मेशन एक साथ नोट कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। ये अभी भी ह्यूमन नहीं आई, ह्यूमन लाइक होमिनिड था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका साइंटिफिक नेम होमो हेबेलिस दिया गया। इसको मैन और एप के बीच
बीच का कनेक्टिंग लिंक माना गया। अभी भी मैन नहीं आया, अभी भी ह्यूमन नहीं आया है, इसके बाद ह्यूमन आया, जिसका नाम साइंटिफिक नेम ह्यूमन इरेक्टस रखा गया था। ये अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर था जिसने आग की खोज की। इसका ब्रेन पहले से ज्यादा डेवलप था। इसके ब्रेन की कैपेसिटी 900 सीसी थी। ये 1.5 मिलियन ईयर्स एगो इसकी दुनिया में ये पाया गया और ये सीधा चलने वाला इंसान था। ये पहला ह्यूमन एंसेस्टर था। इसके पहले ह्यूमन लाइक थे, या फिर आप यूं कह लें कि मैन लाइक कोई बात कह रहे थे। इसके पहले भी हम बात कर रहे थे, यहां होमिनिड आया। अभी इसके पहले हम क्या प्राइमेट्स, उसके पहले हम ऐप की बात कर रहे थे। यानी इसके पीछे चलें तो हम बंदरों की ओर जा रहे हैं और इधर की ओर चल रहे हैं तो हम इंसानों की ओर आ रहे हैं। इसकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो 900 सीसी की थी और ये फायर की खोज कर चुका था, इसलिए मीट ईटर्स था। कौन? ह्यूमन इरेक्टस। आप इस बात को ऐसे समझें, इरेक्टस सीधा होते ही उसने क्या किया? आग लगाया। ठीक है, आग लगाया। उसने देखा कि पत्थरों की रगड़ से आग लगती है, पत्थरों को आपस में अगर एक दूसरे के साथ अगर कोलाइड करें तो आग लगती है, और इस आग से बहुत सारी सुरक्षा की भावना उसके मन में जगी। उसे लगा कि जो डेंजरस वाइल्ड लाइफ है उससे वो बच सकता था। इसके अलावा उसे ये लगा कि वो खाना आसानी से पचा करके खा सकता है। उसे ये भी लगा कि ये जाड़े में गर्मी पैदा कर सकता है। तो इस तरीके से ह्यूमन की लाइफ में जो पहला एंसेस्टर, जो ह्यूमन एंसेस्टर था होमो इरेक्टस, उसको फायर के बारे में जानकारी हुई और ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले। अब आप देखें यहाँ ड्यूरेशन आप देखें तो ये हम ज़्यादा आज के डेट के करीब पहुँचते जा रहे हैं। तो ये करीब 1 लाख to 40,000 ईयर्स बिफोर 1400 सीसी कैपेसिटी का निएंडरथल मैन आया, जिसे हम कहते हैं फोर रनर ऑफ मैन। ठीक है, इसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी थी। आप बात समझें, निएंडरथल मैन को फोर रनर ऑफ मैन कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारे जस्ट पहले का जो प्रिमिटिव मैन था वो निएंडरथल मैन था। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन क्रो-मैग्नन भी बीच में आता है। ठीक है, क्रो-मैग्नन भी आता है। निएंडरथल के बाद क्रो-मैग्नन आया, क्रो-मैग्नन के बाद होमो सैपियंस आया। एग्जैक्ट डेटा ये कहता है। लेकिन अब मैंने आपको बताया ना कि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस इतना एक दूसरे से मिक्स्ड है कि आप ये नहीं कह सकते कि उसमें कौन कहां पर रहा होगा। तो यहां जो हम बात आपसे कर रहे हैं उसमें आपको समझने वाली बात होगी कि निएंडरथल मैन और क्रो-मैग्नन मैन ये लगभग साथ साथ रहे। ठीक है, और उसी दौरान हमने देखा कि कुछ लोगों में एवोल्यूशनरी प्रोसेस कुछ ऐसी आई जो पहले जो निएंडरथल मैन थे उनसे ज्यादा बेहतर ब्रेन कैपेसिटी वाले थे। इनके ब्रेन में नियोकॉर्टेक्स ज्यादा डेवलप था। नियोकॉर्टेक्स का महत्व क्या है? रीजनिंग से है, असर्शन से है, सोचने की क्षमता से है। कोई नई प्रॉब्लम आए तो उस पर क्या डिसीजन बनाना चाहिए उससे होता है नियोकॉर्टेक्स। पैलियोकॉर्टेक्स जो था ये प्रिमिटिव जो एंसेस्टर्स थे उनके साथ था पैलियोकॉर्टेक्स। उसके बजाय नियोकॉर्टेक्स जो डेवलप हुआ ये इंटेलिजेंस की ओर ज्यादा ध्यान देता था। पैलियोकॉर्टेक्स में जो पुराना कॉर्टेक्स है जिसको हम पैलियोकॉर्टेक्स कहते हैं, उसके बारे में अगर आप सोचें तो आप सिर्फ ये समझ सकते हैं वो टोटली एनिमल बिहेवियर के बारे में बताता था। फूड और सेक्स यही उसकी नीड थी। और आप देखते भी होंगे एम्स में इस पर कई प्रयोग भी हुए हैं कि जब नियोकॉर्टेक्स और पैलियोकॉर्टेक्स के बीच का कनेक्शन काटा जाता है तो ये देखा जाता है कि जो एनिमल्स जिन पर ये एक्सपेरिमेंट हुए उस डेटा से ये पता चलता है कि ये चिंपैंजी और दूसरे एनिमल्स पर जब इसके एक्सपेरिमेंट किए गए हैं तो ये डेटा पता चलता है कि नियोकॉर्टेक्स का कनेक्शन कट होते ही सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ जाते हैं, सेक्स की नीड, फूड की नीड बढ़ जाती है। तो होता क्या है, पैलियोकॉर्टेक्स सिर्फ एक जानवरों जैसे बिहेवियर के बारे में बताता है। ये बात प्रूव हो जाती है इस एक्सपेरिमेंट से कि नियोकॉर्टेक्स इंसान बनाता है और नियोकॉर्टेक्स को डेवलप हुआ एवोल्यूशन के दौरान। लेकिन देखिए दशा ये कि हम अपने नियोकॉर्टेक्स का इस्तेमाल ही नहीं करते। नियोकॉर्टेक्स का इस्तेमाल करने का मतलब हमें पढ़ाई में ज्यादा लगना चाहिए, हमें रीजनिंग के काम करने चाहिए, हमें सोचना चाहिए, जबकि हम अभी भी जानवरों के जैसे सिर्फ कुछ ही बातों पर अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। तो खैर ये मजाक की बात हुई। हम बात कर रहे थे निएंडरथल मैन और क्रो-मैग्नन, ये दोनों साथ साथ रहे। लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन किया निएंडरथल के बाद सीधे होमो सैपियंस की। इसके बाद थोड़ा और ज्यादा डेवलप हुआ तो होमो सैपियंस हम नाम देने लगे। ब्रेन कैपेसिटी निएंडरथल मैन की 1400 सीसी थी। इसने हाइट्स का इस्तेमाल किया
कपड़ों की तरीके से जैसे हम पहनते हैं, तो इस तरीके के उसने इस्तेमाल किया। डेड बॉडीज को बरीड करने की उसके पास इस तरीके का उसने एक नया चलन लाया डेड बॉडीज को बरीड करने का। और यहां पर पता चला कि धीरे धीरे अब इंसान सोशल एक्टिविटीज की ओर बढ़ने लगा। लगभग 18,000 ईयर्स बिफोर या एगो केव आर्ट के एविडेंसेस देखे जाते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है कि 10,000 साल पहले 10,000 ईयर्स बिफोर या बैक इंसानों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। तो हमने आपसे बात बताया कि होमोसैपियंस, ये पूरा लाइन जो टाइम का ड्यूरेशन ये बड़ा हौच पौच वाला है, तो इसलिए आप सिर्फ इतना समझें कि यहां पर जो हम 1 लाख टू 40,000 जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें निएंडरथल मैन आया, और लगभग इसी ड्यूरेशन में कुछ और भी ह्यूमन इवोल्यूशन हुए। और देखें आप यहां पर देखें निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमोसैपियंस लगभग एक साथ मिले जुले थे। अगर आप ड्यूरेशन देखें तो होमोसैपियंस का ड्यूरेशन हम बताते हैं 75,000 टू 10,000 ईयर्स बिफोर होमोसैपियंस आया। इस होमोसैपियंस के साथ क्या था, ये सबसे वाइज था। ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन क्या हुआ, ब्रेन के भीतर, ये भी लगभग 1450 सीसी के आसपास हमारी ब्रेन कैपेसिटी होती है। कुछ लोग कहते हैं 1600 भी होती है, लेकिन उस पर ज्यादा नहीं जाना है आपको समझना। अब अगले स्टेज में ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई, लेकिन गहराई और सलसाई बढ़े। ठीक है, नियोकॉर्टेक्स का डेवलपमेंट हुआ, टेम्पोरल जो पार्ट्स थे ब्रेन के वो ज्यादा डेवलप हुए। और इस पूरे एवोल्यूशनरी प्रोसेस को अगर हम एक साथ समराइज करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान धीरे धीरे लंबा होता गया है। इसीलिए होमोसैपियंस सैपियंस के बाद जो फ्यूचर का जो मैन होगा, ऐसा माना जाता है वो हमसे भी ज्यादा लंबा होगा और वो ज्यादा वाइज होगा। उसकी लंबाई होगी, रीजनिंग और अच्छी होगी, नियोकॉर्टेक्स और डेवलप होंगे, और हो सकता है कि जब वो आए तो हमें भी रिप्लेस कर दे। तो अभी तक की बात में हमने सिर्फ आपसे इतनी सी बात बताई, एक टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताया, किसने क्या पहले किया, कौन वेजिटेरियन था, कौन नॉन वेजिटेरियन था, ये आपको पता होना चाहिए। पहला ह्यूमन या मैन लाइक जो एंसेस्टर था वो कौन था, ह्यूमन लाइक होमिनिड कौन था पहला, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन लाइक ऐप कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए ह्यूमन लाइक ऐप या मैन लाइक ऐप कौन था, रामापिथेकस। ह्यूमन लाइक होमिनिड कौन था, आप बताइए। ह्यूमन लाइक होमिनिड की बात आती तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ठीक है, इसी तरीके से हम ये कहें कि पहला ह्यूमन एंसेस्टर आप किसे मान सकते हैं, होमो इरेक्टस को मान सकते हैं। फायर की खोज किसने किया, होमो इरेक्टस ने किया। ठीक है, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड किसने पहली बार खाया होगा, होमो इरेक्टस ने खाया। इसी तरीके से हम सवाल कर सकते हैं कि स्टोन का पहली बार इस्तेमाल किसने किया होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने किया होगा। अब आप इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कैसे याद कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एक दिक्कत की बात होती है ना, तो आप इसको ऐसे याद करें। शेनवान को आप जानते होंगे, इंडियन से बहुत नफरत करते रहे हैं। ठीक है, कुछ और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जो हमारे इंडियन जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनसे नफरत करते हैं, तो आप समझ लें कि वो क्या करते हैं, वो पत्थर चलाते हैं हमारे ऊपर, जानवर हैं। ठीक है, तो एक बात याद करने के लिए, तो स्टोन का इस्तेमाल किसने किया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने किया। लेकिन वो हमारे जितने ब्रेन कैपेसिटी वाले नहीं थे, हमारे से जस्ट आधा दिमाग रखते हैं। ये भी आप एक डेटा लिंक करके याद कर सकते हैं, तो उनकी ब्रेन कैपेसिटी आपको याद हो जाएगी। हमारी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, 1450 के आसपास हम लोगों का होता है। अब इसको अगर उनसे लिंक करें तो उसका जस्ट हाफ करें तो आपको समझ में आ जाएगा। उनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 टू 800 सीसी थी। और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन तमाम प्लेयर्स जो होते हैं बंदर जैसे दिखते हैं, सैमंड्स के बारे में आपने देखा होगा, तो आप उससे समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या था, वो ह्यूमन लाइक होमिनिड था। ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगा। वो पूरी तरीके से आप उसको ह्यूमन भी नहीं कह सकते, ह्यूमन लाइक होमिनिड कह सकते हैं, ये भी बात आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये ऐप और मैन के कनेक्टिंग लिंक है, ये भी आपको याद हो जाएगा जब आप साइमंड्स को याद कर लेंगे तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आती हैं और इस तरीके से हम ह्यूमन के इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझ पाते हैं। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो मैंने फ्लो चार्ट बोला है उसको आप याद करें और एक दूसरे को सुना दें और उसको भी एक लिंक बनाने की कोशिश करें, कब कौन सी घटना घटी है उसको याद कर लें। और कोई अगर आपका करीबी है तो उसको आप ये सारी बातें सुना दें, तो मुझे लगता है आपकी मेमोरी में ये चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। सवाल कहाँ से बनते वो भी मैंने आपको, टाइम ड्यूरेशन, कौन कब आया, कौन था ऐप, कौन था होमिनिड, कौन था ह्यूमन लाइक, कौन हमारा रिसेंट
हमारा एंसेस्टर कौन रहा है, क्रो मैग्नन रहा है। हालांकि क्रो मैग्नन नहीं दिया है तो निएंडरथल को आप मानिए, ठीक है, निएंडरथल को आप मान लीजिए। इस तरीके से चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। केव आर्ट के एविडेंसेस कितने साल पहले के मिलते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे सवाल बनते हैं और उम्मीद है कि आपको जो मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है वो आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी किताबों में बहुत सारे सवाल एक्स्ट्रा होते हैं, वो सवाल आपको नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, नीट में जो भी पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। धन्यवाद।